तो क्या जाके उनके मुंह पे थप्पड़ मारा जाए? क्या तुम अम्मी के आने तक इंतजार नहीं कर सकती? इज्जत का दर्जा मोहब्बत से कहीं ज्यादा होता है। और ऐसे शौहर का क्या फायदा जिसको अपनी बीवी की इज्जत का ही पास नहीं है। सरार, जब जख्म अभी लगा है तो मरहम भी अभी लगेगा ना। उन्होंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है और ये सब कुछ आप करेंगी। हमें जरार की मदद करना होगी। जो कुछ भी करना है ना भाभी, बहुत जल्दी करना है। रिफ़त और साइमा की लड़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी है और पूरे घर का माहौल भी इस लड़ाई की वजह से डिस्टर्ब है। एक तरफ साइमा है कि ज़रार से कहती है कि रिफ़त भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपको जाकर उनसे पूछना होगा कि आखिर ये हक़ उनको किसने दिया है। तो ज़रार यहाँ पर बार बार साइमा को यही समझाने की कोशिश करता है कि बस थोड़ा सा सब्र कर जाओ। जब हमने ये एक फ़ैसला कर लिया है कि इस बात का, इस मसले का फ़ैसला आकर अम्मी जान ही करेंगे, तो तुम बार बार क्यों जाती हो रिफ़त भाभी के पास और क्यों उनसे उलझती हो। लेकिन साइमा बिल्कुल भी खामोश नहीं रहती। साइमा यहाँ ज़रार से लड़ पड़ती है और कहती है चोट मुझे अभी लगी है और तुम कहते हो कि मरहम 1 महीने बाद लगाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ज़रार और साइमा की आपस में ठीक ठाक लड़ाई हो जाती है और आपस में एक दूसरे को ऊंची आवाज़ में बहुत बुरा भला कहते हैं और इस लड़ाई का मज़ा खड़ी होकर सुन रही होती है हया और पूरा मज़ा ले रही होती है। अब हया यहाँ पर ज़रार और साइमा के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब हया जो है साइमा को ये कहेगी कि इस मुश्किल वक्त में ज़रार आपका साथ नहीं दे रहे, तो ऐसे शौहर का क्या फ़ायदा जो आपकी इज़्ज़त ना करवा सके। और अब उकसा रही है कि ताकि साइमा अब ज़रार से अलहदगी इख्तियार कर ले और एक हिस्सेदार तो कम से कम इस घर में से कम होगा। और साइमा भी इतनी बेवकूफ़ बनी हुई है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो किसी और के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। और हया की वजह से वो आज ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि जिसने जो अपने घर में इज़्ज़त और शोहरत कमाई थी और लोगों के दिल में जो प्यार था उसके लिए उसको भी खो चुकी है। यहाँ तक कि अपने शोहर की नज़रों में से भी अपने आप को गिरा चुकी है। लेकिन साइमा इस वक्त बहुत गुस्से में है और इस गुस्से को भड़काए रखने में हया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। उधर रिफ़त भी हया की बातों को ज़्यादा तरजीह दे रही है और जैसे भी चाहे उल्टे हों या सीधे हों, जो भी मशवरे हया रिफ़त को दे रही है, रिफ़त उन सभी मशवरों पर अमल कर रही है क्योंकि रिफ़त को लगता है कि अगर इस घर में इसकी कोई हमदर्द और दोस्त है तो वो सिर्फ हया है। लेकिन रिफ़त को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हया जो चोट रिफ़त को दे रही है उसकी मरहम और दवा पूरी ज़िंदगी भी रिफ़त को नहीं मिल सकेगी, क्योंकि हया ऐसा काम कि ना सिर्फ रिफ़त को अपने रास्ते से हटा रही है बल्कि घर वालों की नज़रों में भी उसको ऐसा गिराएगी कि फिर कोई मुड़कर रिफ़त का नाम भी नहीं लेगा। और इस वक्त रिफ़त जो है ताकत के नशे में और जुनून में है। उसको लगता है कि मस्तूर मुबारक की कुर्सी मुझे मिल गई है, जैसे पूरी दुनिया पर उसी की हुक्मरानी होगी और पूरी दुनिया उसी की मातहत होगी। इस कदर अकड़ के साथ रिफ़त भी चल रही है और उसे भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस मसले को अब मुझे कैसे हैंडल करना होगा, क्योंकि साइमा के साथ उसकी तल्ख कलामी और साइमा की उसके अम्मी के साथ बदतमीज़ी उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। लड़ाई इन दोनों की है मगर इस लड़ाई का बराह रास्त फ़ायदा जो है हया को हो रहा है। अब इधर हया ही रिफ़त को मशवरा देती है कि क्यों ना हम ऐसा काम करें, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हम साइमा भाभी के घर वालों को इनवाइट करते हैं और उनकी अम्मी अबू के सामने इस सारी बात को रखते हैं। अब वही कोई फ़ैसला कर सकते हैं और अपनी बेटियों को समझा सकते हैं। तो रिफ़त कहती है कि भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो वो हया जो है रिफ़त के साथ मिलकर कोई प्लान बनाएगी और साइमा के कमरे में जाकर साइमा के मोबाइल से ही किसी को मैसेज करेगी और हया को कमरे से निकलता हो ज़रार देख लेगा। लेकिन ज़रार ये समझ नहीं पाएगा कि ये कौन था और क्या करने आया था। लेकिन हया अपना काम करके यहाँ से चली गई है और दूसरी तरफ जाकर फिर से लॉन में बैठी होगी साइमा और साइमा की हमदर्द बनकर जाकर उसके पास बैठेगी और उसको ये सारी खबर इस बात की दे देगी और उसे कहेगी कि रिफ़त भाभी ने तुम्हारे घर वालों को बुलवाया है। तो साइमा को ये सुनकर हैरत होगी कि आखिर मेरे घर वालों को रिफ़त भाभी ने क्यों बुलवाया है। तो यहाँ हया फिर से अपना कारनामा करेगी और साइमा को
اتنا پمپ کرے گی اور اتنا غصہ دلائے گی کہ سائمہ پھر سے مجبور ہو جائے گی اور رفت بھابی کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے گی اور جا کر ان سے پوچھے گی کہ بھلا آپ ہوتی کون ہے میرے گھر والوں کو بلوانے والی اور کس مقصد کے تحت آپ نے ان کو بلوایا ہے۔ تو یہاں رفت سائمہ سے کہے گی کہ میں نے اس لیے بلوایا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ ہماری بیٹی اس گھر میں کیا کچھ کر رہی ہے۔ اور سائمہ آگے سے جواب دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ میرے گھر والے آپ کی امی کی طرح بے شرم نہیں کہ ان کو آنے سے منع کیا جائے اور وہ منہ اٹھا کر پھر بھی آ جائیں۔ سائمہ کی یہ بات جو ہے آفاق کو بھی پسند نہیں آئے گی اور آفاق چونک کر سائمہ کی طرف دیکھے گا اور پھر رفت کی طرف دیکھے گا اور پھر سر جھکا کر خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اب گھر کے مرد تو اتنے بے بس اور اتنے مجبور ہو چکے ہیں اپنی عورتوں کے آگے، اپنی بیویوں کے آگے، کہ وہ کسی بات کو میں حصہ لے ہی نہیں سک رہے، کیونکہ اس ڈرامہ میں جو بتایا گیا ہے وہ کہانی ہے ہی کچھ ایسی کہ عورتوں کو بڑا پن دیا گیا ہے اور مردوں کو نیچا دکھایا گیا ہے اور مرد بالکل بھیگی بلی بنے پھر رہے ہیں اور عورتوں کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان کا کلچر تو ایسا کبھی تھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی کافی تنقید کی جا رہی ہے حیا ڈرامے کے بارے میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ حیا ڈرامہ میں ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی سٹوری کیسے ہونی چاہیے تھی؟ کیا عورتوں کو اتنا اختیار دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ عورتوں کے پاس اتنا اختیار آنے کے باوجود گھر میں سازشیں ہی سازشیں ہیں اور گھر کا ماحول اتنا ٹینس ہے اور مرد بیچارے بھیگی بلی بنے ہوئے کبھی ایک کے منہ کو دیکھ رہے ہیں اور تو کبھی دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، اور حیا کی چالاکیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی، اور گھر کے جو مرد ہیں وہ کہنے کو تو اتنے ہوشیار اور ہونہار ہیں اور اتنا بڑا بزنس اور پروجیکٹ چلا رہے ہیں، لیکن ان سے اپنا گھر ہی سنبھل نہیں پا رہا۔ بعض شائقین جو دیکھنے والے ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ڈراموں اور پاکستانی ڈائریکٹرز کو آخر کار کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے پاکستان کے ڈرامے تو پوری دنیا میں اپنی کہانی اور منفرد سٹائل سے ہی مشہور تھے، اور آج کل کے جو ڈرامے آ رہے ہیں وہ تو انڈیا کی طرح سازشیں اور چالیں ہی ہیں جیسے انڈیا کے ڈرامے آتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ شائقین بھی آخر کار اس قسم کی سٹوری سے تنگ آ گئے ہیں اور وہ کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے ان ڈائریکٹر صاحبان کو تو اللہ تعالیٰ ہی عقل دے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سائمہ کے گھر والے رفت کے بلانے پر ان کے گھر آئیں گے اور آ کر سائمہ کے اور رفت کے اس معاملے کو سلجھائیں گے، یا سائمہ فون کر کے اپنے گھر والوں کو آنے سے روک دے گی، اور زرار کا اس سب میں کیا کریکٹر ہوگا اور کیا کارکردگی ہوگی، اور وہ کس طرح اپنے اور اپنی بیوی کے جو بیچ میں بگڑاؤ بنا ہوا ہے اس کو کیسے سلجھائے گا، اور آفاق اور زرار کے بیچ میں جو تکرار چل رہی ہے اپنی بیویوں کی حرکات کی وجہ سے، وہ دونوں بھائی اس سب کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔